कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूं कल्पना कुलश्रेष्ठ और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग कॉर्नर पर। सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए अब देखते हैं हमारा सिलेबस में क्या हो गया था और क्या रह गया है अभी। तो हमारा ये का वर्ग का बाल विकास जो है उसके अंतर्गत हमारा का वर्ग में ये हो गया था। और आज हम देखेंगे सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सिद्धांत अभी नहीं देख पाएंगे, केवल हम सीखने का अर्थ देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे टॉपिक हैं। ये उसके अंतर्गत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आज हम सीखने का अर्थ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, मैं अधिगम के बारे में पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन अब ये हमारा यूपी टेट के सिलेबस में है तो इसे मैं दोबारा से करा दूँगी और थोड़ा सा डीपली भी कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतने डीपली नहीं कराया है। तो आइए हम देखते हैं कि सीखना है क्या, मतलब अधिगम क्या है। अधिगम सीखने को कहते हैं। बहुत से लोगों को ये शब्द नहीं पता होगा, तो मैं इसे दोबारा से बता देती हूँ कि अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना। अधिगम का मतलब क्या है? जो वुडवर्थ थे उनका मानना था कि नवीन ज्ञान मतलब नए ज्ञान को, नवीन प्रतिक्रियाओं को, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो अधिगम होता है। ठीक है। अधिगम क्या है? हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। एक सतत प्रतिक्रिया, सतत क्रिया है ना। सीखना क्या है? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, मतलब सीखना क्या है? अनुभव भी होना चाहिए और प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में चेंज आते हैं, परिवर्तन होते हैं, तो उस परिवर्तन और उस चेंज की क्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम कहते हैं। यानी उन्होंने कुछ सीखा। किससे सीखा? अपने अनुभव से और अपने प्रशिक्षण से। या ये कह लीजिए कि सीखना आदतों या ज्ञान, आदत, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब सीखना क्या है? आदत और ज्ञान हमारा, और जो हमारी अभिवृत्तियां हैं उनका अर्जन है। ठीक है। सीखने की क्या विशेषताएं होती हैं, या ये कह लीजिए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक व दशाएं कौन सी हैं? तो अधिगम को जो प्रभावित करते हैं वो कारक हैं वातावरण। वातावरण सीखने को बहुत प्रभावित करता है। परिपक्वता, प्रेरणा, सीखने का समय और थकान। अगर हमें थकान है तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, या समय की बात है, उस समय नहीं है मन, या समय सही नहीं है, तो सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। सीखने की इच्छा, सीखने की इच्छा भी बहुत जरूरी है। इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं सीख सकते। सीखने की विधि, सीखना किस पे डिपेंड करता है? विधि पे। अगर विधि रुचिकर होगी तो अच्छे से सीख पाएगा इंसान, व्यवहार में परिवर्तन कर पाएगा। लेकिन अगर सीखने की विधि अच्छी नहीं है या उसकी क्षमता के बिल्कुल अपोजिट है तो भी वो नहीं सीख पाएगा। फिर है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विषय सामग्री का स्वरूप, विषय सामग्री किस तरह की है, अध्यापक के सिखाने की विधि कैसी है, संपूर्ण परिस्थितियां कैसी हैं, ये सब क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सब। ठीक है। अधिगम की क्या विशेषता है? वो जीवन पर्यंत चलती है ना, वो कभी रुकती तो है नहीं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यक्ति पूरे जीवन भर सीखता रहता है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम क्या है? सार्वभौमिक भी है। अधिगम निरंतर है, मतलब चलने वाला, वो मैंने आपको बताया अभी। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है। अधिगम वातावरण की उपज भी होता है, कि वातावरण से कुछ सीखते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कि इसमें क्या है, फिर आपको और समझ आएगा अच्छे से। चलिए, प्रत्येक व्यक्ति जन्म के आरंभ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। देखिए मैंने बताया था ना, जैसे ही बालक जन्म लेता है तभी से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। जन्म के समय और उसके कुछ समय बाद तक शिशु बिल्कुल असहाय होता है,
किंतु वह क्रमशः अपने को वातावरण के अनुकूल व्यवस्थित करना सीखता है। वातावरण के अनुकूल व्यवस्थापन में दो मुख्य तत्व कार्य करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। पहला है परिपक्वता और दूसरा अनुभव। वस्तुतः अनुभवों को बढ़ाना और प्रतिक्रियाओं को उपयुक्त बनाना ही सीखना है। बालक जब प्रारंभ में सीखना शुरू करता है तो उसकी विधियां अनुसंधानात्मक एवं अस्पष्ट होती हैं। धीरे धीरे बालक अपने कार्यों से त्रुटियों को दूर करता है। त्रुटियां सब जानते होंगे, गलतियां, और अपने प्रयासों में एक रूपता लाना सीखता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, जटिल से जटिल कार्यों को क्रमबद्ध करना सीखता जाता है। देखिए, जब बालक छोटा होता है तो वो नहीं समझता है कि कैसे सीखा जाए, क्या किया जाए, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे और ज़्यादा अच्छा हो जाता है सीखने में। जैसा कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत है या थॉर्नडाइक का जो नियम है, उसमें क्या है, वो क्या है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, ये उसके ही नाम हैं सारे। तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से बार बार गलती करने के बाद जो इंसान कैसे कोई भी क्रिया हो उसमें कैसे पारंगत हो जाता है। फिर वो गलतियां पहले बहुत गलतियां करता है, फिर दोबारा प्रयास करते रहते हैं तो कम गलतियां करता है, और एक टाइम वो आता है जब व्यक्ति बिल्कुल गलतियां नहीं करता। ये मैं आगे आपको अभी थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है उसके बारे में बताऊंगी, जो कि बिल्ली पर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी हम इसी को देखेंगे। सीखने से तात्पर्य केवल अनुभव से लाभ उठाना, किसी कौशल को ग्रहण करना मात्र नहीं है, वरन सीखने की सामग्री सुनियोजित करना, उसका मूल्यांकन करना और उससे बहुत से अर्थ निकालने में केवल उस अर्थ को ग्रहण करना है जो उसके अनुरूप है। गेट्स क्या कहते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही सीखना है। ये इंग्लिश की भी दी हुई है, अगर आपको देखनी हो तो देख लीजिएगा। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। आप लोग देख लीजिएगा अगर कोई करना चाहे तो। वैसे कम ही लोग करना चाहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि अधिकतर टेट भी यूपी बोर्ड वाले ही करते हैं, तो उन्हें इंग्लिश की कम ही याद होती हैं। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो देख लीजिए। आगे देखते हैं। भूख लगने पर बालक रोने लगता है और उसे दूध या भोजन प्राप्त हो जाता है। इस तरह वह यह सीख लेता है कि वो भूख लगने पर रोना चाहिए, क्योंकि वह बोल नहीं सकता। रुदन ही उसकी वाणी है। रुदन यानी रोना। देखिए, बच्चा शुरू में अनजाने में रोता है जब उसे भूख लगती है। उसे ये नहीं पता कि मुझे रोने से कुछ खाने को मिलेगा या दूध मिलेगा, उसे नहीं पता होता। लेकिन जब ये क्रिया बार बार होती है कि वो रोता है भूख लगने पे तो उसे दूध दिया जाता है, तो वह समझ जाता है एक टाइम के बाद कि रोने से मुझे दूध मिलेगा। तो वो फिर जान के रोने लगता है कि अब मुझे रोना चाहिए, मुझे भूख लगी है, अगर मुझे दूध पीना है तो मुझे रोना चाहिए, तभी मुझे दूध दिया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ रोने की क्रिया सीखना है, क्योंकि बच्चे को देखिए कोई और भाषा तो आती नहीं है। छोटे बच्चों को उन्हें बस रोना ही आता है, तो यही उसकी भाषा होती है। यहाँ रोने की क्रिया सीखना है, अतः हम कह सकते हैं कि सीखना व्यवहारगत परिवर्तन है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है जो जीवन भर चलती रहती है। इस प्रकार सीखना किसी परिस्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, जैसे एक व्यक्ति केले लिए हुए जा रहा है, कहीं से एक बंदर की उस पर निगाह पड़ती है और वह केले छीनकर ले जाता है। यह भूखे होने की स्थिति में केले के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, सीखी हुई नहीं है। दूसरी स्थिति में बालक माँ के हाथ में आम देखता है,
वह उसे छीनता नहीं वरन उसे पाने के लिए हाथ पैर मारता है। अतः आम के प्रति बालक की यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं है, नहीं वरन सीखी हुई है। इसे एक अन्य उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। शिशु के सामने दीपक ले जाने पर वह स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, किंतु दीपक को पकड़ते ही उसे जलन का अनुभव होता है और वह हाथ खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वह अपने अनुभव के आधार पर उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वरन वह उससे दूर भागने का प्रयास करता है। इस प्रकार अनुभव के आधार पर उसके स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और वह सीख जाता है कि आग को पकड़ने पर वह जल जाएगा। यही अधिगम या सीखना है। देखिए, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनसे जब मना की जाती है कि नहीं ये आग है या ये गर्म है, वो नहीं मानेंगे, वो उसे ज़रूर छू के देखेंगे। जिस काम की अगर कही जाएगी कि ये नहीं करना है तो वो ज़रूर करेंगे, लेकिन जब एक बार उसे छू लेंगे या जल जाएंगे तो वो दोबारा उस काम को नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने व्यवहार से या अपनी जो क्रियाएं हैं या अनुभव हैं उसके द्वारा ये सीखा कि हमें गर्म चीज़ नहीं छूनी है। ठीक है, अधिगम की परिभाषाएं ये देख लेते हैं। गेट्स और अन्य क्या कहते हैं? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। देखिए, ये हर जगह ये लाइन आ रही है कि सीखना क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। ये मैंने अभी आपको शायद बोला भी था थोड़ी देर पहले। जेपी गिलफोर्ड ये क्या कहते हैं? सीखना व्यवहार का परिणामी व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन है। चार्ल्स ई स्किनर ये क्या कहते हैं? सीखना प्रगतिशील व्यवहार के ग्रहण करने की प्रक्रिया है। कॉल्विन सीखना अनुभव जनित हमारे मौजूदा व्यवहार का यथावश्यक परिवर्तन है। देखिए, आइकन बीच बीच में क्यों आ रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मुझे। पता नहीं इन्हें कैसे हटाया जाता है, मुझे नहीं पता। स्क्रीन पे ये आइकन, चलिए इनको मैं बाद में देखूंगी, अभी यही देखते हैं। ये हैं क्रो एंड क्रो। एक मिनट, ये आइकन कैसे हटाए जाते हैं आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि इनकी वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये कैसे हटते हैं? ये वाला क्रो एंड क्रो सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये भी शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। E.A. पील ये क्या कहते हैं? पर्यावरण में परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है। H.J. क्लाजमेयर इनका क्या कहना है? सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अनुभव, कार्य, प्रशिक्षण, प्रेक्षण और इसी तरह की अन्य चीज़ों के परिणामी व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है। मॉर्गन एवं गिलीलैंड इनका क्या कहना है? सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में किसी तरह का परिवर्तन है जो कम से कम निश्चित समयावधि तक बना रहता है। R.S. वुडवर्थ किसी नई चीज़ को करना सीखने में सम्मिलित है बशर्ते नए कार्य को स्थिरता मिले और वह अनुवर्ती कार्यों में पुनः उपस्थित हो सके। हिलगार्ड के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिससे एक कार्य उत्पन्न होता है या एक आसन्न स्थिति पर प्रतिक्रिया से परिवर्तित होता है बशर्ते कार्य में परिवर्तन के उन लक्षणों की व्याख्या थकान या मादक द्रव्यों के प्रभाव जैसी अस्थायी दशाओं, स्थानिक
प्रतिक्रिया, प्रवृत्ति या परिपक्वता के आधार पर की जा सके। ये इसकी परिभाषाएं हैं अधिगम की, आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह, जो आपको कंफर्टेबल हो वो करिए। दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को इंग्लिश में करनी है वो इंग्लिश में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह। आगे अधिगम की प्रक्रिया देख लें थोड़ा सा। चलिए जल्दी से ये भी देख लेते हैं अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया का ये देखिए, इस पे चार्ट बना हुआ है। अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है। टीचर होता है इसमें और स्टूडेंट होते हैं, जो दोनों ही जरूरी हैं। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है। मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके सीखने की प्रक्रिया में कोई विराम या अस्थिरता कभी नहीं आती है। अधिगम की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसे निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए मैंने बताया था ये निरंतर चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है, और इसमें कभी विराम नहीं लगता, ना ही ये रुकती है। और इसमें दो तत्व हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। ठीक है, आगे देखते हैं जल्दी से। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य 3 परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। कौन सी 3 परिस्थितियां हैं। शिक्षक सिखाना तो चाहता है, परंतु बात छात्र सीखना चाहता है, उसे सिखाने वाला स्वयं नहीं जानता, अर्थात अध्यापक को उसका पूरा ज्ञान नहीं है, तो वह बालक को कैसे सिखाएगा। कभी कभी टीचर तो सिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे सीखना चाहते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो बस वही चीज़ है। कभी कभी ठीक इसके विपरीत परिस्थिति आती है, अर्थात सिखाने वाला या शिक्षक बहुत कुछ सिखा सकता है, परंतु छात्र की समझ में कुछ नहीं आता। कभी कभी हाँ देखिए ये बात है, बहुत से टीचर सिखा बहुत कुछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग कहते हैं कि ये नहीं सिखा पाएगा या वो नहीं सिखा पाएगा, ऐसी बात नहीं है। टीचर को आता बहुत कुछ है, लेकिन बच्चे उसे सीखेंगे या नहीं, ये वाली चीज़ है कि बच्चा उस टीचर से हैंडल हो रहा है या नहीं। हर बच्चे हर एक टीचर से नहीं सीख सकते। जो होशियार हैं वो तो हैं ही, वो तो किसी से भी सीख लेंगे, लेकिन जो ढीठ बच्चे होते हैं उन्हें कम ही टीचर हैंडल कर पाते हैं। मैंने भी बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। कभी कभी छात्र सीखना तो चाहता है और शिक्षक सिखाना भी चाहता है, परंतु छात्र जिस ढंग से सीख सकता है वह ढंग शिक्षक को नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में बालक कुछ नहीं सीख पाता। वही चीज़ है कि बहुत से टीचर हैं, उन्हें आता तो बहुत कुछ है, लेकिन बच्चे का लेवल बहुत लो हो जाता है, तो वो बच्चे के लेवल तक आ पा रहा है या नहीं, तो वो ढंग से सिखाने में असमर्थ रहता है। अतः सीखना तभी संभव होता है जब उपर्युक्त तीनों परिस्थितियों में उचित सामंजस्य हो, अर्थात सीखने वाला सीखना चाहे, सिखाने वाला सिखाना चाहे, तथा जिस विधि से और जिस परिस्थिति में सिखाया जाए वह दोनों के अनुकूल हो। सीखने की प्रक्रिया तभी सार्थक होती है जब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों उसमें रुचि लें। डैशल ने अधिगम प्रक्रिया के कुछ सोपानों का वर्णन किया जो निम्न है। एकीकरण व सामान्यीकरण, उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, बाधा, विभिन्न अनुक्रियाएं। देखिए सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एकीकरण व सामान्यीकरण, उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है, अभिप्रेरणा बहुत ज़रूरी है, और पुनर्बलन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। एकीकरण व सामान्यीकरण ये क्या होता है देखते हैं इसमें। एकीकरण व सामान्यीकरण में व्यक्ति नवीन सफल प्रतिक्रिया व पहले सीखी गई क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है, अर्थात नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ता है। अधिगम की क्रिया के विभिन्न अंगों का संगठन नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है। जब तक पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा नहीं जाता, तब तक अधिगम की प्रक्रिया संपूर्णता प्राप्त नहीं
करती। देखिए ये क्या है, जैसे अब हमने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, साइकिल चलाना हमें आता है तो हम स्कूटी चला लेंगे, क्योंकि साइकिल जो हमने सीखा है उसका ज्ञान स्कूटी चलाने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये क्या हुआ, पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, ठीक है, मतलब ये हमारी हेल्प कर रहा है हमें स्कूटी चलाना सीखने में, ठीक है। लेकिन बहुत सी जगह क्या है कि पुराना ज्ञान है लेकिन वो नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर देता है, तो वो चीज़ हमारी हेल्प नहीं करती, वो एकदम बाधा उत्पन्न हो रही है उससे, ठीक है। लेकिन जब ऐसा कोई ज्ञान जो हमारा पुराना ज्ञान है और हमारे नवीन ज्ञान को सीखने में हमारी हेल्प कर रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसे अभी मैं एक्सप्लेन और कर दूंगी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मेरे को दिक्कत आती है, ये अपलोड नहीं होता है। इसे मैं दोबारा से कर दूंगी। आगे देखते हैं, ये वाला टॉपिक हम फिनिश करेंगे जल्दी से। उद्देश्य, व्यक्ति द्वारा किसी को सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। व्यक्ति वह किसी कार्य को सीखना नहीं चाहता जो उद्देश्य की पूर्ति ना करता हो। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार करता है और उसका व्यवहार एक निश्चित दिशा की ओर केंद्रित होता है। यह निश्चित दिशा ही उद्देश्य है। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो उसका उद्देश्य होना बहुत जरूरी है और उद्देश्य होता भी है, तभी हम कुछ सीखते हैं। आगे है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जब हमें अभिप्रेरणा मिलती है तभी हम कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं। अभिप्रेरणा उद्देश्य की ओर ले जाने का कार्य करती है। मानव द्वारा जो भी कार्य लिए जाते हैं उनके मूल में अभिप्रेरणा निहित होती है। उदाहरणार्थ, छात्र पढ़ाई इसीलिए करता है कि वह परीक्षा में पास होकर अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। पुनर्बलन, अध्यापक द्वारा दिए गए आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी क्रिया संतोषजनक एवं सुखप्रद होती है वह पुनर्बलित होती है। बाधा, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं की उपस्थिति में व्यक्ति अनेक प्रकार का संभावित व्यवहार करता है, तभी उपयुक्त व्यवहार पर पहुंचता है। उपयुक्त व्यवहार होने पर बाधाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधाओं को दूर करने के लिए तथा परिणाम स्वरूप अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाओं को करता है, परंतु सभी अनुक्रियाएं उद्देश्य तक नहीं ले जाती। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं। किसी विशेष क्रिया का नाम ही अधिगम है। अधिगम के अंतर्गत अनेक उपक्रियाएं निहित होती हैं जो उसे पूर्णता प्रदान करती हैं। अधिगम की प्रक्रिया को एक निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए ये चित्र बनाया है, इसमें ये दिया हुआ है विभिन्न अनुक्रियाएं, बाधा, सफल प्रयास, उद्देश्य, बाधा पर विजय, असफल अनुक्रियाएं, ये दिया हुआ है, ये समझाया गया है आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। आज मैंने ढंग से ये एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही थी, ऐसे मैं कल दोबारा से कर दूंगी। आप लोग देख लीजिए अधिगम किसे कहते हैं, ये अधिगम की परिभाषा है और ये अधिगम, ठीक है। आगे इसका देखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो इसे हम कल क्या, अभी मुझे लगता है ये 2-3 दिन में फिनिश होगा। चलिए कोई नहीं, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हो उन्हें देख लीजिएगा क्योंकि मैं बता नहीं रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि बहुत सारा कोर्स है और आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। आप लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।